नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज से हम उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए जो जीएस का आपका सिलेबस दिया गया है, जीके और जीएस का, उसको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट वाइज। यानी कि जितने भी आपके सब्जेक्ट मेंशन है जीके जीएस के सिलेबस में, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो उनको हम एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट के हम 200 बेस्ट प्रश्नों को आप तक पहुंचाएंगे। यह हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आज हम कवर करेंगे अर्थव्यवस्था के 50 प्रश्नों को। बाकी के 3 पार्ट और आएंगे अर्थव्यवस्था के, यानी कि टोटल 4 पार्ट में सभी प्रश्नों को कवर करवाया जाएगा प्रत्येक सब्जेक्ट को। यानी कि हर सब्जेक्ट का 4 पार्ट आप तक पहुंचाया जाएगा। प्रत्येक पार्ट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। इसी तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम 4 भाग में कवर करेंगे। प्रत्येक भाग में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। इसी तरह साइंस के 4 भाग आएंगे, इकोनॉमिक्स के 4 भाग, पॉलिटी के 4 भाग। तो इसी तरह से पूरा जीएस आपका कंप्लीट हो जाएगा। लगभग हम प्रत्येक सब्जेक्ट के बेस्ट 200 प्रश्नों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 है और पार्ट 1 में हम अर्थव्यवस्था के 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो अर्थव्यवस्था का पहला वीडियो है, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक मैंने जितनी भी लेखपाल की क्लासेस आपको पढ़ाई हुई हैं, उनका पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा, पेड पीडीएफ, कुछ पैसे देकर आप वह पीडीएफ मुझसे खरीद सकते हैं। मात्र 199 रुपये में आपको सभी पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएंगी। इन पीडीएफ के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो मात्र 199 रुपये में सभी क्लासेस की पीडीएफ को पाना है अगर आपको, तो आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप मुझे कर दीजिएगा। व्हाट्सएप कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिएगा। 63 86 27 1408 63 86 27 1408 इस नंबर पे आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा अगर आपको इन सभी क्लासेस की पीडीएफ मात्र 199 रुपये में चाहिए होगी। इसमें आपको पूरी योजनाएं, एकदम कंप्लीट योजनाएं दी जाएंगी। 500 बेस्ट आपके एमसीक्यूज दिए जाएंगे ग्राम समाज विकास की। इसके अलावा और भी जितने वीडियोज़ मैंने अपलोड करवाए हुए हैं उनकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो इस नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं? तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को हम बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। हमारी जो अर्थव्यवस्था यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इसमें जो है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का सह अस्तित्व देखने को मिलता है। यानी कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। यानी कि आपकी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, इसमें राज्य की अर्थव्यवस्था, राज्य यानी यहाँ पर देश की बात हो रही है, राज्य की अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों के लक्षण विद्यमान रहते हैं आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था में। तो इसको आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय मतलब आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत क्या है? विकसित राष्ट्र है, विकासशील राष्ट्र है, अविकसित राष्ट्र है या अर्ध विकसित राष्ट्र है, आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, आर्थिक विकास की दृष्टि से अभी हम डेवलपिंग कंट्री के अंतर्गत आते हैं। डेवलपिंग मतलब क्या हो गया, यानी कि हम अभी विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, विकासशील। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य होता है? यानी कि आपकी जो बंद अर्थव्यवस्था होती है, जो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, उससे क्या मतलब होता है, उसका तात्पर्य आपको बताना है। तो बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य होता है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात और निर्यात दोनों बंद होता है, उसको हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, आयात और निर्यात दोनों बंद रहता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे 100% सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आर्थिक विकास का तात्पर्य आपसे पूछा गया है, क्या होगा? आर्थिक विकास का तात्पर्य क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आर्थिक विकास में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है? घरेलू उत्पादन में वृद्धि, घरेलू क्षमता में वृद्धि और घरेलू उत्पादन में वृद्धि, और इसके बाद क्या हो जाएगा? उत्पादन क्षमता में वृद्धि। इसके बाद आय का समान वितरण एवं आत्मनिर्भरता, ये सभी आपके सम्मिलित किए जाते हैं आर्थिक विकास में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका जो आर्थिक विकास होता है यह एक प्रकार की एकदम ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ब्रॉड अवधारणा है, व्यापक अवधारणा है आपका आर्थिक विकास, जो किसी देश की आर्थिक समृद्धि के साथ ही लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक बदलाव को भी शामिल करती है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, जो आर्थिक विकास होता है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, यह एक व्यापक अवधारणा है जो किसी देश की आर्थिक समृद्धि के साथ ही लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक बदलाव को भी शामिल करता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तथा इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, किसी अर्थव्यवस्था का जो आर्थिक विकास होता है तभी कहा जा सकता है जब उसके सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के साथ साथ, यानी कि उस अर्थव्यवस्था की, उस देश के जीडीपी में वृद्धि के साथ साथ किसी देश के सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उसके जो लोग हैं, जो संबंधित लोग हैं, उनके जीवन के सभी क्षेत्रों में सुधार हो, उसी को हम आर्थिक विकास कहते हैं। यानी कि किसी अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास तभी कहा जा सकता है जब उसके सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के साथ साथ जो उसके लोग हैं, जो संबंधित लोग हैं, उनके जीवन के सभी क्षेत्रों में सुधार हो, उसी को हम बोलते हैं आर्थिक विकास। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका इस प्रकार से बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, आपको पता होगा अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होता है और एक तृतीयक होता है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में किसको शामिल किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो प्राथमिक क्षेत्र में किसको हम सम्मिलित करते हैं? तो वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में, यहाँ पे, और प्राथमिक क्षेत्र में आपके कच्चे माल आ जाते हैं, यहाँ पे मैं द्वितीयक की बात करने लगा था। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? तो प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है, जैसे कृषि कार्य, उत्खनन, पशुपालन, मछली पालन, ये सभी आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इस क्षेत्र में जो है प्राथमिक क्षेत्र में आपका क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आपका हो जाएगा कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियां भी प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित की जाती हैं। तो उपर्युक्त सभी आपका हो जाएगा कृषि, वन, उत्खनन, ये सभी आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है, जैसे उत्खनन हो गया, कृषि कार्य हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, ये सभी आपके प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इस क्षेत्र को कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां भी कहा जाते हैं, कि इस क्षेत्र को हम कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां भी कहते हैं, जिसके बारे में आपको याद रखना है। वही अगर हम प्राइमरी के बाद सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या आते हैं? तो प्राथमिक सेक्टर में जो भी आपके कच्चे माल प्राप्त किए जाते हैं, उन कच्चे मालों का जो उपयोग है आपका द्वितीयक क्षेत्र में किया जाता है, और तो इसे भी आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो द्वितीयक क्षेत्र में आपका क्या हो जाएगा? कच्चे माल का उपयोग किसमें होता है? तो विनिर्माण के कार्यों में हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा, वाहन उद्योग, वस्त्र उद्योग, फर्नीचर उद्योग, यानी कि जितने भी फैक्ट्री वाले एरियाज होते हैं, जहाँ पर कच्चे मालों का उपयोग किया जाता है वस्तुओं को बनाने के लिए, उनको हम द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के जो भी कच्चे मालों का उपयोग जहाँ पर भी किया जाता है उसको हम द्वितीयक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इन कच्चे मालों का जो उपयोग है, प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे मालों का उपयोग करके ही द्वितीयक क्षेत्र में हम विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद होते हैं उनको बनाते हैं। तथा द्वितीय क्षेत्र में आपका क्या क्या आता है? लौह और इस्पात उद्योग आ जाएगा, वाहन उद्योग आ जाएगा, वस्त्र उद्योग आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा, ये सभी आपके द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते। मेनली यह औद्योगिक क्षेत्र भी इसको हम बोलते हैं। द्वितीय क्षेत्र को हम इंडस्ट्रियल एरिया यानी कि औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, जिसके बारे में आपको याद रखना है। और तृतीय क्षेत्र आपका जो होता है, तृतीय क्षेत्र में हम किसको सम्मिलित करते हैं?
तो तृतीयक क्षेत्र में जो सर्विस वाले एरियाज होते हैं, जैसे आपका बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, पर्यटन हो गया और रिटेल हो गया, संचार हो गया, ऐसे भी आपके तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तृतीयक क्षेत्र को हम सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं तृतीयक क्षेत्र को। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। प्राइमरी क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स के सेक्शन में मैंने आपको तीनों के बारे में बता दिया है, तीनों के बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था को किस क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, आपसे पूछा जा रहा है। मैंने आपको अभी इसके बारे में बताया है। तो सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर का संबंध आपका तृतीयक क्षेत्र से हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तृतीयक क्षेत्र में जितने भी आपकी सर्विस वाले चीज़ होते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, पर्यटन हो गया, संचार हो गया, रिटेल हो गया, से भी आपके तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी कि आपका जो टर्सरी एरिया होता है, जो आपका तृतीयक क्षेत्र होता है, उसको हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। भारत में राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है, आपसे पूछा जा रहा है। जो हमारी राष्ट्रीय आय है, इसकी गणना किसके द्वारा की जाती है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो होता है, राष्ट्रीय आय के आकलन तथा प्रकाशन के लिए उत्तरदायी होता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो होता है, उसके द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है और उसका प्रकाशन किया जाता है, तथा इस कार्य में राष्ट्रीय आय के आकलन के कार्य में इसकी मदद कौन करता है, तो इसकी मदद करता है NSSO यानी कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय जो होता है, इसकी इस कार्य में मदद करता है। यानी कि राष्ट्रीय आय का गणना हमारा कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन एवं उसका प्रकाशन किया जाता है, तथा इस कार्य में इसकी मदद कौन करता है, तो इस कार्य में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की मदद करता है आपका NSSO, इसकी मदद करता है इस कार्य में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, क्या है। तो राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष यानी कि बेस ईयर आपसे पूछा जा रहा है, क्या है। तो फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए कि बेस ईयर वर्तमान में क्या है। तो इस वर्ष मतलब वर्तमान में जो बेस ईयर है वो है 2011-12, यानी कि बेस ईयर 2011-12 के अंतर्गत ही जो है नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना वर्तमान में की जाती है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, 2011-12 है बेस ईयर। इसको जनवरी 2015 में चेंज कर दिया गया था केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अब राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है वह बेस ईयर 2011-12 के आधार पर की जाती है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, वर्तमान टाइम में आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान कौन करता है। तो राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान इस समय आता है आपका सर्विस सेक्टर का, यानी कि आपका जो टर्सरी एरिया है यह राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान करता है वर्तमान में। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्विस सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्र। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वोत्तम अनुमान किसने लगाया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वतंत्रता से पूर्व लगभग 1867-68 में जो है राष्ट्रीय आय की गणना का जो प्रयास है किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा इन्होंने प्रति व्यक्ति आय की गणना का भी प्रयास किया था। उस समय जो है इन्होंने बताया था 1867-68 में कि भारत की प्रति व्यक्ति आय है 20 रुपये। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा ये सभी आंकड़े जो हैं आपके प्रस्तुत किए गए थे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, यानी कि राष्ट्रीय आय से जुड़े जो आंकड़े हैं यह निकाले गए थे दादा भाई नौरोजी के द्वारा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो इनकी पुस्तक थी इसी में। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, दादा भाई नौरोजी। यहाँ पे आप देख रहे हैं डिटेल मैंने लिखा हुआ है। और भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। उन्होंने वर्ष 1867-68 में राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपए तथा प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का अनुमान लगाया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह फैक्ट आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है।
तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर आपको अभी तक मैंने जितनी भी क्लासेस अटेंड करवाई हैं, जितनी भी क्लासेस अभी तक लेखपाल के लिए मैंने पढ़ाई हैं, उनकी सभी PDF मात्र 199 रुपये में पाने के लिए आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इन PDF की सहायता से आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए कृपया इस PDF को जरूर खरीद लें। तो 63 86 27 14 08 इन PDF की मदद से आपकी बहुत सारी हेल्प हो जाएगी, आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। तो इन PDF को आप जरूर अवेल करें। तो 63 86 27 14 08 पे आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बात कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों को कौन तैयार करता है, आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े को कौन तैयार करता है, फटाक से जवाब देने की कोशिश कीजिए आप। तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO, इसके द्वारा जो है भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों को तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने आज के सेशन में सम्मिलित किया हुआ है। तो पूरे ध्यान से लास्ट तक इस वीडियो को आप देखते रहिएगा। तो NSSO यानी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा जो है भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों को तैयार किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी की भारत में बेरोजगारी की किस्म आपसे पूछी जा रही है, किस प्रकार की बेरोजगारी भारत में पाई जाती है, फटाक से इसका आपको जवाब देना है। तो भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो भारत में आपकी संरचनात्मक बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और ऑप्शन आपसे यहाँ पे थोड़ा सा इस प्रश्न में मुझे कन्फ्यूजन है, मुझे यहाँ पे उपरोक्त तो सभी राइट आंसर लग रहा है, यानी कि सभी प्रकार की जो बेरोजगारी है ये आपके भारत में पाई जाती है। तो मुझे इस प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो अगर आपको इसका जवाब पता होगा तो इसका आप सही जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। मुझे राइट आंसर उपरोक्त सभी लग रहा है, यानी कि सभी जो प्रकार की आपकी बेरोजगारी है ये भारत में देखने को मिलती है। ग्रामीण अल्प रोजगार देखने को मिलता है, चक्रीय बेरोजगारी भी भारत में देखने को मिलती है, और संरचनात्मक बेरोजगारी भी भारत में देखने को मिलती है। तो मुझे राइट आंसर उपरोक्त सभी ही लग रहा है। अगर आपको इसका राइट आंसर पता हो तो आप इसका जवाब दीजिएगा, नहीं तो कल का जो वीडियो आपका इकोनॉमिक्स का आएगा उसमें आपको राइट आंसर मैं बता दूं। मैं आपको बता दूं कि बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है। तो बेरोजगारी आपकी बहुत प्रकार की होती है, जैसे आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी हो गया, संरचनात्मक बेरोजगारी हो गया, चक्रीय बेरोजगारी हो गया, ऐच्छिक बेरोजगारी हो गया, अनैच्छिक बेरोजगारी हो गया, मौसमी बेरोजगारी हो गया और घर्षण जनित बेरोजगारी हो गया। तो ये सभी बेरोजगारियां हैं जो जिनके प्रकार होते हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। और इनके बारे में आगे से अलग से प्रश्न जो मैं सम्मिलित करूंगा, अगला पार्ट जो आएगा उसमें बेरोजगारी से भी प्रश्न आपसे पूछूंगा, यानी कि जो प्रकार आपके बेरोजगारी के होते हैं उनसे भी प्रश्न अगले आपके सेशन में देखने को मिलेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, बेरोजगारी के जितने भी प्रकार होते हैं उनको मैं प्रश्नों के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं। तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी पाई जाती है उसको हम बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होता है, यहाँ पे परीक्षण की जगह प्रच्छन्न होगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी होता क्या है, आइए जान लेते हैं। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में मतलब होता है कि किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति शामिल रहते हैं, तो वह स्थिति प्रच्छन्न बेरोजगारी की कहलाती है। यानी कि जब किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति शामिल रहते हैं तो वह जो स्थिति होती है उसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। तो ऐसी जो स्थिति है आपकी कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो अधिकतर आबादी वो कृषि क्षेत्र में संलग्न होती है, तो कृषि क्षेत्र में आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्या था। तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, गरीबों में सर्वाधिक गरीब की मदद करना। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गरीब हैं, गरीबों में जो सर्वाधिक गरीब है उसकी मदद करने के लिए ही आपकी अंत्योदय कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया था। चलिए कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए, आपको मैंने योजनाओं के बारे में बहुत बार पढ़ाया हुआ है,
इसका वर्ष बताइए कि अंत्योदय कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था, और इसका भी वर्ष आप बताइए कि यह कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। मैंने योजनाओं को आपको पूरे डिटेल में एक एक योजनाओं को पढ़ाया हुआ है, तो अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप इन दोनों प्रश्नों का जवाब दे देंगे, इनका वर्ष बता देंगे कि कब ये दो योजनाएं स्टार्ट की गई हैं। तो इनका वर्ष कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा। कुटीर ज्योति योजना का संबंध यहाँ पे आपसे पूछा गया है, क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा प्रदान करने के लिए जो है आपकी यह योजना चलाई गई थी। आप याद कर लीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा प्रदान करने के लिए ही आपकी जो है यह योजना शुरू की गई थी, कुटीर ज्योति योजना। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे, आप याद कर लीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा प्रदान करने के लिए ही आपकी यह स्कीम शुरू की गई थी। क्या नाम है इसका? तो कुटीर ज्योति योजना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला यहाँ पे पूरा यहाँ तक दिया हुआ है ऑप्शन सी आपका, तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? आपसे पूछा जा रहा है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित करता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है आपकी यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, विश्व बैंक यह रिपोर्ट प्रकाशित करता है। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री के देन है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो मानव विकास सूचकांक है यह किस अर्थशास्त्री के देन है। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। तो मानव विकास सूचकांक आपका देन है अर्थशास्त्री महबूब उल हक का। तो इसकी अवधारणा जो है विकसित की गई थी महबूब उल हक के द्वारा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा, यह आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो महबूब उल हक आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक की जो अवधारणा है वह पेश की गई थी, विकसित की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह जो सूचकांक है मानव विकास सूचकांक किसी देश में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर तैयार किया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। तथा जो आपका HDI होता है, जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, मानव विकास सूचकांक होता है, इसका जो आकलन है 3 आयामों पर किया जाता है। आप याद कर लीजिएगा, मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो आकलन है यह 3 आयामों पर किया जाता है। ये 3 आयाम आपके कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा स्वास्थ्य, दूसरा हो जाएगा शिक्षा, और तीसरा हो जाएगा आपका जीवन स्तर। ये 3 आयाम हैं जिनके आधार पर मानव विकास सूचकांक आधारित है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इसका विकास सर्वप्रथम किया गया था महबूब उल हक के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव विकास सूचकांक में शामिल है, किसको शामिल किया? जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय, किसको शामिल किया जाता है मानव विकास सूचकांक पे? आपको बताना है। तो मानव विकास सूचकांक जो होता है आपका 3 आधारों पर तैयार किया जाता है। जीवन प्रत्याशा हो गया, साक्षरता दर हो गया, और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें जो है तीनों को सम्मिलित किया जाता है। जो सूचकांक किसी देश की जीवन प्रत्याशा, शिक्षा तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर तैयार किया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, यह डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद क्या हो जाएगा? भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य आपसे पूछा जा रहा है कौन था? तो भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य था जिसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मानव विकास सूचकांक HDI जीवन प्रत्याशा, शिक्षा तथा आय सूचकांकों का एक संयुक्त सांख्यिकी सूचकांक है जिसे मानव विकास की 3 आधारों द्वारा तैयार किया जाता है। इसे अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा बनाया गया था, जिसका 1990 में अर्थशास्त्री अमर सेन द्वारा समर्थन किया गया और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा UNDP ने मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए एक नई विधि की शुरुआत की है, और जो आपकी है जीवन प्रत्याशा हो जाएगा,
शिक्षा सूचकांक हो जाएगा और आय सूचकांक हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी 25 दिसंबर वर्ष 2000 को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे, आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत निर्माण योजना का संबंध आपका किससे है, तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत निर्माण जो योजना है इसका संबंध आपका किससे हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। भारत की ग्रामीण अधोसंरचना के विकास के लिए, यानी कि भारत का जो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर है, भारत की जो ग्रामीण अधोसंरचना है उसको विकसित करने के लिए आपकी भारत निर्माण योजना शुरू की गई थी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, भारत की ग्रामीण अधोसंरचना यानी कि भारत के ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था, भारत निर्माण योजना को। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत निर्माण योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब विकसित की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसको कब शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, या डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो पहली पंचवर्षीय योजना आपकी कब स्टार्ट की गई थी, फटाक से इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए आप। तो 1 अप्रैल 1951 आपका राइट आंसर होने वाला है। 1 अप्रैल 1951 को जो है आपकी पहली पंचवर्षीय योजना मतलब इसकी घोषणा की गई थी, शुरू की गई थी। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 अप्रैल 1951। इसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो पहली पंचवर्षीय योजना आपकी शुरू की गई थी 1 अप्रैल 1951 को। तो 1951 से लेके आपकी थी 1956 तक, इसका टाइम पीरियड था। 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था। तथा यह जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी यह किस मॉडल पर आधारित थी, तो हैराड डोमर मॉडल पर आधारित थी आपकी पहली पंचवर्षीय योजना। तथा इस योजना में कृषि को सर्वप्रथम प्राथमिकता दी गई थी, उच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा इसी पहली पंचवर्षीय योजना में ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसके बाद जो आपकी विभिन्न प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नांगल हो गया, ब्यास परियोजना हो गया, दामोदर नदी घाटी परियोजना हो गया, इनको भी शुरू किया गया था आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपका हो जाएगा 1951 से 56। यह हैराड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तथा पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। तथा पहली पंचवर्षीय योजना में ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा अनेक सिंचाई परियोजनाएं जैसे आपका हो गया भाखड़ा नांगल, दामोदर नदी घाटी परियोजना हो गया, इसके अलावा आपका हो गया ब्यास परियोजना, इनको भी शुरू किया गया था आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया है पहली पंचवर्षीय योजना की क्या क्या खास बातें थी, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पे था, तो मैंने आपको भी बताया है कृषि पर जो है प्राथमिकता थी आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना की, यानी कि उच्च प्राथमिकता जो थी आपकी कृषि पर थी, यानी कि सर्विस मतलब कि आपकी एग्रीकल्चर एरिया पर थी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत की गई थी आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही। इसके अलावा जितनी भी इम्पोर्टेंट कुछ परियोजना मतलब कुछ नदी घाटी परियोजनाएं थी जो कुछ थी, जैसे आपका हो जाएगा भाखड़ा नांगल हो गया, ब्यास परियोजना हो गया, इसके बाद दामोदर नदी घाटी परियोजना हो गया, ये भी आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही शुरू की गई थी। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल आपसे पूछा जा रहा है, किस मॉडल पर आधारित थी आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं इसका वर्ष कब से कब तक था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का वर्ष था 1956 से 61, 1956 से 61 इसका वर्ष था। और यह आपकी आधारित थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपकी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। यह
डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद आपका हो जाएगा, इसमें जो है भारी उद्योगों एवं खनिजों को प्राथमिकता दी गई थी। आप याद कर लीजिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों व खनिजों को प्राथमिकता दी गई थी तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही कुछ इस्पात कारखाने थे, जैसे आपका दुर्गापुर हो गया, भिलाई हो गया, राउरकेला हो गया, ये सभी इस्पात कारखाने भी स्थापित किए गए थे आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात कारखाने आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही स्थापित किए गए थे। इसका कार्यकाल था 1956 से 61। भारी उद्योगों को इसमें प्राथमिकता दी गई थी और यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है किस वर्ष में किया गया था। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और भारत में योजना अवकाश पूछा जा रहा है आपसे कि योजना अवकाश था कब, आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत में योजना अवकाश यहाँ पे कब शुरू हुआ था, तो प्रथम आपका जो योजना अवकाश था यह जब आपका 1966 का सूखा पड़ा था, उसके तो बाद स्टार्ट हो गया था आपका 1966 के सूखे के बाद जो है आपका प्रथम आपका योजना अवकाश शुरू हुआ था तथा प्रथम योजना अवकाश आपका था 1966 से 69 तक। 1966 से लेके 69 तक था आपका प्रथम योजना अवकाश। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। 1966 में भारत में सूखा पड़ा था तथा इसी सूखे के बाद ही जो है आपका प्रथम योजना अवकाश शुरू हो गया था। 1966 से 69 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा इस प्रथम योजना अवकाश से पहले एक योजना चलाई जा रही थी, तृतीय पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल था, तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1961 से 66 तथा यह जो योजना थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहती है, क्योंकि इस तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हमारे सामने बहुत सारे संकट पैदा हो जाते हैं। जैसे भारत चीन युद्ध हो जाता है 1962 में, भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाता है 1965 में और फिर वर्ष 1966 में आपका सूखा पड़ जाता है। तो इन तीन बड़े कारणों से जो है आपकी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहती है। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा, यानी कि आपकी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जो 1961 से 66 के मध्य चलाई गई थी, इसकी के दौरान ही भारत चीन युद्ध होता 1962 में, भारत पाकिस्तान युद्ध होता 1965 में तथा 1966 में ही आपका सूखा पड़ता है। तथा 1966 के सूखे के बाद ही जो है आपका प्रथम योजना अवकाश घोषित होता है। 1966 से 69 तक जो है आपका प्रथम योजना अवकाश रहता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, यह वर्ष आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो मैंने आपको अभी बताया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई ये 3 इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, राउरकेला इस्पात कारखाना, भिलाई का इस्पात कारखाना और दुर्गापुर का इस्पात कारखाना। अगला प्रश्न आपके सामने है, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य लक्ष्य था। तो गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मेन उद्देश्य था, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो हो जाएगा कौन सा है, यहाँ पे 5वीं कौन सा है, हाँ, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था आपका 1974 से 69 तक, 1974 से 78 था, क्योंकि इसको एक वर्ष पहले समाप्त कर दिया गया था। जो नई सरकार बनती है आपकी मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार की तरह इसको एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती। तो यह जो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, यह गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति इसका मुख्य लक्ष्य था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो इस पंचवर्षीय योजना का निर्धारित लक्ष्य था 8%। आप याद कर लीजिएगा, इस पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वह कितना रखा गया था, तो विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 8%। इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे
सी वाला है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यह डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। परंतु कितना लक्ष्य प्राप्त किया जाता है, तो 8% इसका रखा गया था, परंतु लक्ष्य होता है आपका 7.6% ही जो है वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। यानी कि लक्ष्य था आपका 8%, परंतु प्राप्ति कितनी की होती है, प्राप्ति आपकी होती है 7.6% की। तो लक्ष्य अगर आपसे पूछे तो 8% हो जाएगा, अगर प्राप्ति पूछे तो 7.6% की इसमें से प्राप्ति हो जाती है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। तथा 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था आपका 2002 से 2007 के मध्य। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, यह डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसका वर्ष 2002 से 2007, तथा इसमें जो है इसका निर्धारित लक्ष्य था वार्षिक वृद्धि का कितना, तो 8% का लक्ष्य प्राप्त करना था, परंतु यह योजना 7.6% का ही लक्ष्य जो है छू पाती है वार्षिक वृद्धि दर की। तो इसके आप बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि आपसे पूछी गई है, कब से कब तक थी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की आपकी अवधि थी 2012 से 17, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसकी अवधि थी 2012 से 17, परंतु जब मोदी सरकार बनती है तो इसको समाप्त कर दिया जाता है। तो वर्ष आप याद रखिएगा 2012 से 17, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर निर्धारित की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो वार्षिक वृद्धि दर आपकी निर्धारित की गई थी 8%। इसके बारे में आपको याद रखना है, जो वार्षिक वृद्धि दर थी यह 8% निर्धारित की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका यहाँ पे, तो इसमें से आपका 8% तो एग्जैक्ट वार्षिक वृद्धि दर निर्धारित की गई थी, जिसमें से करीबी आपका हो जाएगा 8, ऑप्शन ए मान के चलिए। लेकिन ऑप्शन ए मत मानिए आप, एकदम एग्जैक्ट फिगर आप याद करेंगे तो आपका हो जाएगा 8% की वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में आपका 4% और विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चर के क्षेत्र में आपका 10% की वृद्धि करना इसका लक्ष्य रखा गया था। तो इसके बारे यानी कि विकास दर का लक्ष्य था 8%, कृषि क्षेत्र में 4% और विनिर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि करना लक्ष्य रखा गया था इस 12वीं पंचवर्षीय योजना का। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, यह डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना का आपका टाइम पीरियड था 2012 से 17, इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, आपसे पूछा जा रहा है, कौन है। अब तो इसने अपने रिपोर्ट सबमिट भी कर दी है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो एनके सिंह आपके अध्यक्ष थे 15वें ना, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके थे एनके सिंह, तथा 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके थे वाई.वी. रेड्डी। दोनों आप याद देखिएगा, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे आपके वाई.वी. रेड्डी और 15वें वित्त आयोग के आपके अध्यक्ष थे एनके सिंह। यहाँ पे आप देख रहे हैं, 15वें वित्त आयोग ने अध्यक्ष श्री एनके सिंह के नेतृत्व में 2021-22 से लेके 2025-26 तक की अवधि के लिए जो है अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया राष्ट्रपति के सामने। आयोग में कौन कौन से सदस्य थे एनके सिंह के अलावा, इनके अलावा और भी सदस्य जैसे अजय नारायण झा हो गए, प्रोफेसर अनूप सिंह हो गए, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी हो गए और डॉक्टर रमेश चंद्र, और आयोग के सचिव श्री अरविंद मेहता भी अध्यक्ष के साथ आए थे। तो ये सभी आपके जुड़े हुए थे इस 15वें वित्त आयोग से। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, लेकिन मेन अध्यक्ष थे आपके 15वें वित्त आयोग के एनके सिंह, जिनके द्वारा 2021-22 और 2025-26 की अवधि के लिए जो है 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी गई थी। ये ऊपर वाला डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में वैट कब लागू किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में जो वैट है यह कब लागू किया गया था। तो 1 अप्रैल 2005 को आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो वैट है यह 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 2005 को। अगला प्रश्न आपके सामने है, और सरकार के द्वारा कानूनी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा को चलाना क्या कहलाता है। तो अभी रिसेंटली यह कार्य हुआ था, तो इसका आपको वर्ष बताना है कि जो हमारा एकदम रिसेंट का विमुद्रीकरण हुआ था, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों मैं बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, तो घबराइएगा मत कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए ही ये सभी प्रश्न पूछ रहा हूं। एक्चुअली होता क्या है कि अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता है तो उन प्रश्नों को अगर आप ढूंढ कर उनका आंसर पता करते हैं तो वे जो प्रश्न होते हैं आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाते हैं। तो इसी कारण से मैं आपसे लगातार प्रश्न पूछता रहता हूँ।
मैं चाहता हूं कि आप कोशिश करते रहें उन प्रश्नों को खोजने की, उनका आंसर निकालने की। कहीं से भी खोजिए, अगर आप प्रश्नों का आंसर, आपको किसी प्रश्न का आंसर नहीं पता है, उस प्रश्न को आप गूगल करके खोजेंगे या किसी किताब से खोजेंगे तो उसका जो आंसर होता है, वो जो प्रश्न होता है आपके दिमाग में एकदम छप जाता है। तो ये एक ट्रिक होती है किसी भी प्रश्न को, न आने वाले प्रश्न को हमेशा के लिए याद करने की। तो इसी कारण से मैं आपसे बार बार प्रश्न पूछता रहता हूँ और उनका जवाब आप देने की कोशिश किया करिए, इससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। तो आपको बताना है वर्ष कि एकदम लेटेस्ट का जो हमारा डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जो हमारा विमुद्रीकरण हुआ था, जो मोदी जी के द्वारा किया गया था, इसकी एकदम एग्जैक्ट डेट आपको बतानी है कि कब किया गया था। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो विमुद्रीकरण में क्या होता है, जो हमारी सरकार होती है वह पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा को प्रचलन में लाती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, विमुद्रीकरण। आपको उस अवस्था को बताना है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, जिसमें मुद्रा का मूल्य जो है आपका गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसको हम बोलते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में आपका क्या होता है, इसमें जो होता है मुद्रा की का जो मूल्य होता है वह गिर जाता है। मुद्रा की जो परचेजिंग पावर होती है, मुद्रा की जो खरीदने की शक्ति होती है वह काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और जो वस्तुओं के दाम होते हैं वह बढ़ जाते हैं। तो इस स्थिति को हम बोलते हैं मुद्रास्फीति, यानी कि इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। इंग्लिश में इसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जो कीमतें होती हैं वस्तुओं की वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं इन्फ्लेशन में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो आपका इन्फ्लेशन होता है, जो आपका मुद्रास्फीति होता है, उसका सामान्य शब्दों में अगर हम समझने की कोशिश करें तो वस्तुओं के मूल्य स्तर में वृद्धि से इसका मतलब होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि वस्तुओं के मूल्य स्तर में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि जो परचेजिंग पावर होती है रुपए की वह कम होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मुद्रास्फीति इसको हम बोलते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह आपका फैक्ट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मुद्रास्फीति से लाभान्वित कौन होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपकी मुद्रास्फीति होती है, जो आपका इन्फ्लेशन होता है, इससे लाभान्वित कौन होता है, किसको ज़्यादा फायदा होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो मुद्रास्फीति से आपका प्रभावित का मतलब, मुद्रास्फीति से सबसे ज़्यादा लाभ किसको होता है। तो आपका जो इन्फ्लेशन होता है इससे जो है ऋणी, यानी कि जो ऋण लेने वाला होता है उसको फ़ायदा होता है, ऋणी को फ़ायदा होता है। इसके बाद जो आपका कृषक होता है उसको फ़ायदा होता है, कृषकों को फ़ायदा होता है। इसके बाद उत्पादक जो हो गए उनको फ़ायदा होता है, विनियोजक को फ़ायदा होता है। और इसके बाद जो परिवर्तनशील आय वाले जो लोग होते हैं उनको फ़ायदा होता है। और इसके बाद व्यापारी वर्ग को लाभ पहुँचता है इस मुद्रास्फीति से। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यानी कि दिए गए ऑप्शन में से आपका जो ऋणी हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। ऋणी जो है आपका मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है, लाभ कमाता है। वहीं आपका जो मुद्रास्फीति होता है इससे नुकसान किसको होता है, तो इससे जो है नुकसान उपभोक्ता को होता है, ऋणदाता को होता है, जिनकी सैलरी फिक्स होती है उनको नुकसान होता है, पेंशन भोगी को नुकसान होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना, इनको हानि देखने को मिलती है, यानी कि ऋणदाता को जो है हानि होती है, पेंशन प्राप्तकर्ता को हानि होती है, बचतकर्ता को हानि होती है मुद्रास्फीति से, परंतु ऋणी को जो है फायदा होता है, लाभ होता है मुद्रास्फीति से। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगर हम मुद्रास्फीति के प्रकार को जानने की कोशिश करें, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। मुद्रास्फीति के 3-4 प्रकार होते हैं। जैसे एक आपका होता है रेंगती हुई और मुद्रास्फीति, दूसरा हो जाएगा चलती हुई मुद्रास्फीति, चौथा हो जाएगा दौड़ती हुई मुद्रास्फीति और आपका पांचवा हो जाएगा कूदती हुई मुद्रास्फीति। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। रेंगती हुई मुद्रास्फीति में क्या होता है, तो रेंगती हुई मुद्रास्फीति में होता है जब मुद्रास्फीति की दर 3% या उससे कम होती है, उसको हम बोलते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति। उसके बाद चलती हुई मुद्रास्फीति क्या होती है, तो चलती हुई मुद्रास्फीति में आपका होता है जब मुद्रास्फीति की दर 3 से लेके 10% के बीच होती है, उसको बोलते हैं चलती हुई मुद्रास्फीति। उसके बाद दौड़ती हुई मुद्रास्फीति हम किसको कहते हैं, तो जब मुद्रास्फीति की दर 10% से लेके 20% के मध्य होती है, उसको हम बोलते हैं दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। इसके बाद आपका जो कूदती हुई मुद्रास्फीति होती है उसको हम बोलते हैं, मुद्रास्फीति की दर जब 20% से अधिक हो जाती है उसको हम बोलते हैं कूदती हुई मुद्रास्फीति। तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ,
आपकी जानकारी के लिए आप इसे याद कर लीजिएगा। और अब तक आपको बताना है कि कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है। आपको बताना है कि अभी तक कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, डीवैल्यूएशन किया गया, आपको बताना है। तो अब तक कितनी बार मुद्रा का डीवैल्यूएशन किया गया है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब तक मुद्रा का जो है 3 बार डीवैल्यूएशन किया गया है। कब कब किया गया है? तो 3 बार कब कब किया गया है, तो आप याद कर लीजिएगा। पहली बार किया गया था 1949 में मुद्रा का डीवैल्यूएशन, आपका अवमूल्यन। इसके बाद किया गया 1966 में किया गया, और इसके बाद किया गया 1991। अभी तक 3 बार जो है मुद्रा का डीवैल्यूएशन यानी कि अवमूल्यन किया गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे है और 3 बार वाला, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तथा अवमूल्यन से हमारे इकोनॉमिक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो डीवैल्यूएशन से हमारे इकोनॉमिक्स पर प्रभाव पड़ता है कि जो हमारा निर्यात होता है वह वृद्धि हो जाती है और हमारा आयात जो होता है वह महंगा हो जाता है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। सबसे मेजर इम्पैक्ट पड़ता है डीवैल्यूएशन का, क्या कि हमारा जो अवमूल्यन होता है इसका सबसे मेजर इम्पैक्ट पड़ता है निर्यात और आयात पर। इसमें निर्यात में हमारी वृद्धि हो जाती है, यानी कि हमारे जो एक्सपोर्ट होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और हमारा जो इंपोर्ट होता है, हमारा जो आयात होता है वह महंगा हो जाता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। तथा इससे अवमूल्यन से व्यापार घाटा कम होता है और व्यापार संतुलन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तथा अवमूल्यन से ही डीवैल्यूएशन से जो एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, और इसके बाद जो पोर्टफोलियो निवेश होता है उसकी मात्रा में भी वृद्धि देखने को मिलती है जब हम अपने रुपए का अवमूल्यन करते हैं, डीवैल्यूएशन करते हैं। तो ये सारे इम्पैक्ट आप याद रखिएगा डीवैल्यूएशन के क्या क्या होते हैं हमारी इकोनॉमिक्स पर। तथा इसका 3 बार अभी तक हमारे भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया, एक 1949 में, 1966 में और एक 1991 में। तो ये वर्ष भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, इंपॉर्टेंट है। फटाक से जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। इसका जवाब तो सब देना यार, सबको पता होगा हमारा केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो हमारा केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो हमारा केंद्रीय बैंक हो जाएगा भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारा केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, इंपॉर्टेंट है। फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा केंद्रीय बैंक है इसकी स्थापना कब की गई थी, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। किस एक्ट के तहत? तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। तो आरबीआई का एक एक्ट था, एक कानून था 1934 का, इसी के तहत ही 1 अप्रैल 1935 को जो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के लिए जो संतुष्टि है किस आयोग ने दी थी? तो हिल्टन आयोग। हिल्टन आयोग की संतुष्टि पर ही जो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापित किया गया था। तो ये आयोग भी आप देखिएगा, हिल्टन आयोग, हिल्टन यंग आयोग। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। तथा आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई के पहले गवर्नर थे, जब आरबीआई बना था 1935 में, तो इसके पहले गवर्नर बनाए गए थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। ऑसबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। तथा 1 जनवरी 1949 को जब भारत का रिजर्व बैंक जो था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 1 जनवरी 1949 को। तो राष्ट्रीयकरण के बाद हमारे पहले गवर्नर बनते हैं भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रीयकरण के समय हमारे गवर्नर थे, कौन बने थे? तो सीडी देशमुख जो थे राष्ट्रीयकरण के बाद भारत के, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बनते हैं। तो सीडी देशमुख आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? तो आरबीआई का लेखा वर्ष आपका होता है 1 जुलाई से 30 जून का। 1 जुलाई से लेके 30 जून तक होता है आपका आरबीआई का लेखा वर्ष। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, और निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता, आपसे पूछा जा रहा है। तो किस बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? तो दिए गए ऑप्शन में से आपका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसमें कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, आपसे पूछा जा रहा है।
तो 1 रुपये का नोट पर हस्ताक्षर कौन करता है? फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। तो 1 रुपये का नोट पर हस्ताक्षर आपका होता है वित्त सचिव भारत सरकार का। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, भारत सरकार का जो वित्त सचिव होते हैं उनके द्वारा जो है 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में नोट जारी करने की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? इंपॉर्टेंट है। तो भारत में नोट जारी करने की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो न्यूनतम आरक्षित सिस्टम। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूनतम आरक्षित सिस्टम जो है यह अपनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इंपीरियल बैंक का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय रिजर्व और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? आपसे पूछा जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कब स्थापित किया गया था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1935 में। आप इसे याद कर लीजिएगा। 1935 में जो है 1955 में जो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्थापित किया गया था। आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 1955 को जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के स्थान पर जो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्थापित किया गया था 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा, 1 जुलाई 1955 को। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत द्वारा सीमित देयताओं, यहाँ पे देवताओं को नहीं होगा, देयताओं का होगा। तो भारत द्वारा सीमित देयताओं द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? तो भारत में सीमित देयताओं द्वारा संचालित पहला बैंक आपका हो जाएगा अवध कमर्शियल बैंक। तो इसके बारे में आपको याद रखना, जो अवध कमर्शियल बैंक था यह सीमित देयताओं द्वारा संचालित पहला बैंक था। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, अवध कमर्शियल बैंक। इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी 1956 में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। हाल ही में आपके जो LIC है उसने जो है अपना IPO भी लॉन्च कर दिया है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1956 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1956 में स्थापना की गई थी रिजर्व बैंक ऑफ LIC की, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम की। अगला प्रश्न है, प्रथम बार कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रथम बार कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका जवाब हमें आप दीजिए फटाक से। तो प्रथम बार जो है आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। इंदिरा गांधी की सरकार थी, इसी समय जो है प्रथम बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद देखिएगा। नरसिम्हम समिति का संबंध किससे है? तो नरसिम्हम समिति का संबंध आपका हो जाएगा बैंकिंग संरचना सुधारों से। आप इसे याद कर लीजिएगा, बैंकिंग संरचना सुधारों से। लास्ट के 2 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शेयर बाजारों पर नियंत्रण रखती है? तो सेबी हो जाएगा, स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो है शेयर बाजारों पर नियंत्रण रखती है तथा सेबी की हाल ही में पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवी पूरी बुक जो है ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है सेबी की। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त सुविधा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने के लिए जो सर्वोच्च संस्था है आपकी हो जाएगी नाबार्ड हो जाएगी। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नाबार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपके 50 प्रश्नों को हमने इकोनॉमिक्स के सॉल्व कर लिए हैं। अगर किसी भी आंसर में आपको थोड़ा सा डाउट हो, थोड़ी सी मिस्टेक हो, तो इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं उस आंसर को सही करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका दूसरा भाग जल्दी हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।